नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से प्राइम बायोलॉजी पर। आज का जो टॉपिक है वो है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये टॉपिक रहेगा जिसमें हम डिफरेंट सिस्टम देखेंगे, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यहाँ से लेकर अंतःस्रावी तंत्र, सारे तंत्र ह्यूमन बॉडी के हम देखने वाले हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर अब दो टॉपिक मेजर टॉपिक शेष बचते हैं, बाकी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। शायद अगर आप रेगुलर हो यहाँ पर तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ दो मेजर टॉपिक हैं, जिसमें से फर्स्ट तो ये है कि मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, और सेकंड टॉपिक बचता है पादपों के बारे में कि पादपों में पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन। तो ये भी हम कंटिन्यूअसली कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक, अपना जो मेजर टॉपिक है मानव शरीर के डिफरेंट सिस्टम्स। अब इसमें हम फर्स्टली ले रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहते हैं बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो, अगर उसमें डायग्राम है तो वह डायग्राम के साथ पढ़ने से ही ज़्यादा याद होगा। बिना डायग्राम से वह याद नहीं होगा, या बिना डायग्राम से वह ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही डायग्राम है। सबसे पहले हम पाचन तंत्र ले रहे हैं, उसके बाद लेंगे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अपडेट आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी फायदा हो। पाचन से आपके माइंड में क्या बात आती है? पाचन का मतलब होता है कि किसी न किसी प्रकार के फूड का पाचन किया जा रहा है, लेकिन सभी फूड का पाचन नहीं होता। जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी चीज़ें हम इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं, उन सभी का पाचन नहीं होता। पाचन उन्हीं चीज़ों का होता है जो कि उनकी वास्तविक कंडीशन में अवशोषित नहीं की जा सकती हैं। कहने का अर्थ है कि जिस स्थिति में आपने उसको लिया है, उस कंडीशन में वह एब्जॉर्बेबल नहीं है, वह नॉन एब्जॉर्बेबल है। मतलब वृहद अणुओं को लघु अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। जो वृहद अणु होते हैं वो अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी साइज ज़्यादा है, और वहाँ पर छोटी साइज के अणुओं को ही अवशोषित किया जा सकता है। तो वृहद अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, या वृहद अणुओं को लघु अणुओं में तोड़ना, छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। और पाचन की क्रिया में दो मैकेनिज्म शामिल हैं, एक तो यांत्रिक और एक बायोकेमिकल, जैव रासायनिक। यांत्रिक का मतलब जो कि यांत्रिक हो। अब यांत्रिक से यहाँ पे क्या मतलब निकलता है कि जो खाना हम चबाते हैं मुंह के द्वारा, वहाँ पर यांत्रिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो हम चबा रहे हैं वो एक यांत्रिक प्रोसेस है। लेकिन जो अंदर गया फूड लार के साथ मिक्स होके, उसका अंदर जाके स्टमक व इंटेस्टाइन में पाचन किया जाता है एंजाइम्स के द्वारा, तो उसको बोलेंगे जैव रासायनिक। तो पाचन की क्रिया दो बेसिस पे होती है, यांत्रिक और रासायनिक। अब बात करते हैं कि पाचन तंत्र, ये एक टिपिकल पाचन तंत्र है जिसके सभी ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, डायग्राम में शो हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक ट्यूब होती है, ये वाली ट्यूब एक ट्यूब है जिसके दो हिस्से हैं, दो माउथ हैं उसके, या बोल सकते हैं दो ओपनिंग हैं। एक फर्स्ट ओपनिंग माउथ है और आखिरी ओपनिंग उसकी एनस है। तो इस ट्यूब में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। जैसे ही ट्यूब में हम आगे इंटर करते चलते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो ट्यूब में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। ट्यूब में इसकी संरचनाओं में परिवर्तन आते जाते हैं। तो बस इन्हीं संरचनाओं के परिवर्तन को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको माउथ बोल रहे हैं, माउथ में जैसे ही हम, ये पूरी आहार नाल कहलाती है, ये पूरी ट्यूब। तो आहार नाल में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्रसनी, ग्रसिका, फिर स्टमक आ जाएगा, ग्लैंडुलर पार्ट फूला हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि पतली होती हैं और सबसे लंबी होती हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसका व्यास ज़्यादा होता है। तो ऐसे इस ट्यूब का, इस आहार नाल का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जिसको डिफरेंट नाम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या सेल्स हैं। यहाँ पर देखो, इसमें तीन का एक बहुत ही फंडा चलता है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जो पाचन होता है उसमें तीन ग्लैंड्स योगदान देती है मुख्यतः, एक सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत और पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो तीन पेयर होती हैं, पेनक्रियास,
यहाँ पर पेनक्रियास में भी 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और पेनक्रियास के वर्ग भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के होते हैं। जो एंडोक्राइन इसका हिस्सा है उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। बात करें स्टमक की, स्टमक में भी 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और यकृत और ये गोल ब्लैडर। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है उसके भी 3 हिस्से पाए जाते हैं। बड़ी आंत का जो सेकंड हिस्सा है कोलोन, उसके भी 3 नेम है, उसके भी 3 हिस्से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के 3-3 नेम है या 3-3 हिस्से हैं। तो हम फर्स्टली देख रहे हैं कि वृहद अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना किस प्रोसेस के द्वारा, यांत्रिक और रासायनिक प्रोसेस के द्वारा, या जो अवशोषित नहीं हो सकते उन अणुओं को अवशोषित होने लायक बनाना पाचन कहलाता है। और मुख्य अवयव यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये होते हैं। साथ ही स्मॉल जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, ये वृहद अणु है। तो इनको लघु अणु, छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पे पाचन इन तीनों का होता है। बाकी विटामिन, खनिज, लवण इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि ये पहले से ही लघु अणु है। और पानी की भी यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यह डिहाइड्रेशन से बचाता है बॉडी को, निर्जलीकरण से बचाता है ताकि बॉडी में वाटर की कमी नहीं आए, और बहुत सारे प्रोसेस करवाता है वाटर भी। उत्पत्ति की बात करें कि जो ये पूरा पाचन तंत्र है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति से मतलब है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूण अवस्था, उसमें 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बॉडी के सारे सिस्टम बने हुए हैं। हर एक सेल इन्हीं तीनों जर्म लेयर से मॉडिफाइड हुई है। तो ऐसे ही जो पाचन तंत्र है वो भी इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। लेकिन कौन सी, इनमें से कौन सी, जरूरी नहीं है कि तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो। एक सिंगल जर्म लेयर भी एक सिस्टम का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ है ये। अब एक्टोडर्म से कौन से हिस्से बने हुए हैं इसके, तो मुख और एक कठोर तालु, या मुख और यहाँ पे मुख के जो यहाँ पे प्लेट होती हैं, जो नासा चेम्बर, नाक वाला चेम्बर और माउथ वाला चेम्बर, ओरल चेम्बर, इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक प्लेट होती है जिसको तालु बोल रहे हैं। तो मुख और कठोर तालु एक्टोडर्म से बने हुए हैं, यहाँ वाला हिस्सा। और यहाँ पर एनल केनाल, गुदी नाल और गुदा, ये दोनों एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं। बीच में जितने भी सारे ऑर्गन आएंगे वो सब एंडोडर्म से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से, जैसे ये ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मतलब कोमल तालु से लेकर मलाशय तक सब एंडोडर्म से मिलकर बने हुए हैं। कोमल तालु कहाँ है, जो हार्ड पे लेट है, कठोर तालु उसके जस्ट पीछे कोमल तालु होता है। तो कोमल तालु से लेकर यहाँ मलाशय तक सभी एंडोडर्म से मिलकर बने होते हैं। तो ये इसका ओरिजिन होता है। अब पाचन तंत्र में हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि आहार नाल, ये पूरी आहार नाल, इस जिसमें भोजन आगे मूव करता जाता है, लेकिन इसमें कुछ एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं। तो कुछ पाचक ग्रंथियां भी पढ़नी पड़ती हैं हमको साथ में ही। तो आहार नाल के भाग देख रहे हैं कि मुख गुहा है यहाँ पर, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर ये छोटी आंत ग्रीन कलर से, फिर ये ब्लू कलर से बड़ी आंत। अब छोटी आंत के भी जो ग्रीन कलर वाली, ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी आंत होती है, लेकिन इसका व्यास छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोल रहे हैं। छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत। जो ये छोटी आंत है ये जैसे ही स्टमक से चलती है तो ये ग्रहणी कहलाती है, उसके बाद मध्यांत्र, और जैसे ही ये ज्वाइन करती है बड़ी आंत को तो वो क्षुद्रांत। अब बड़ी आंत की बात करें तो ये सिकम, जो कि यहाँ पर वेस्टिजियल होता है ह्यूमन्स के अंदर, तो ये सिकम होता है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा कोलोन होता है। तो ये कोलोन के 3 भाग है। कोलोन कितने भाग है, 3 भाग है। कोलोन जो ये असेंडिंग कोलोन मतलब आरोही कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन और डिसेंडिंग कोलन या अवरोही कोलन। तो कोलन के 3 भाग हो गए। और कोलन के बाद आता है मलाशय, ठीक है। तो ये बड़ी आंत के 3 भाग हो गए। साथ ही अगर पाचक ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां जो मुंह में प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है, ये 3 है यहाँ पर। एक तो कान के यहाँ पे, ये यहाँ पे मैक्सिलरी के यहाँ पे, और एक जस्ट टंग के नीचे। यकृत, जिसको जिगर भी बोलते हैं, तो ये यकृत प्रेजेंट है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये भी यहाँ पर कुछ कुछ सीक्रेट करती हैं जिसका भोजन में, पाचन में मदद करती है, अभी आगे देखेंगे। और अग्नाशय, ये वाला पेनक्रियास, अग्नाशय, तो ये इसके भाग हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि इन सेल्स में, इन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। अब हम इसको माउथ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम संरचनाएं देखेंगे, दांत, जुबान, जिह्वा, टंग बोलते हैं जिसको, और ग्लैंड्स साथ ही।
तो पहले तो माउथ की स्थिति जान लेते हैं कि माउथ में जो संरचनाएं प्रेजेंट हैं उनकी स्थिति क्या है, कौन किसके आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे कैसे अरेंज है, क्या क्या उनकी लोकेशन है। तो उसके लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। देखो यहाँ पर जो ये माउथ है, ये माउथ यहाँ से चलकर ऐसे ईसोफेगस ग्रसिका में आके खुलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जटिलताएं पाई जाती है या समझ लें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, कि ये वाला जो हिस्सा है ब्लू कलर का, ये कहलाता है कठोर तालु। ये ब्लू कलर का जस्ट माउथ के बाद यहाँ पर जो माउथ के फ्लोर पे लगा हुआ है, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे जो सरफेस है वो हार्ड होती है, पैलेटाइन बोन से अटैच होती है, तो उसको बोल रहे हैं हम कठोर तालु। और उसके जस्ट पीछे जहाँ पे आपको जुकाम फील होती है, जहाँ पे जो आपका कुछ कुछ जम जाता है जुकाम के टाइम, वो वाला कहलाता है कोमल तालु। तो ये ब्लू कलर का कठोर तालु है और इसके जस्ट पीछे है कोमल तालु। ये जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का कोमल तालु है ये वाला। और ठीक इसके बाद जो ये लटकी हुई हिस्सा है, लटक रहा है जो हिस्सा, वो है यूवला। अगर आप अपना माउथ खोलेंगे तो आपको एक लटकती हुई संरचनाएं, एक प्रोजेक्शन नजर आएगा, वो कहलाता है यूला। यूला का यूज होता है कि जब आप भोजन को निगलते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये यूला नासा वाले द्वार को, जो ये वाला जो द्वार है, ये वाला द्वार नासा चेंबर से आने वाला द्वार है, इसको ढक लेता है ताकि खाना नाक में नहीं घुसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूला हो गया। यूला के ठीक ऊपर एक यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, यहाँ पर ठीक यूला के पीछे की साइड, या नासा जो अंदर वाला नासा ओपनिंग है, इसके जस्ट ऊपर की साइड यूस्टेचियन ट्यूब पाई जाती हैं जो कि दाब नियंत्रण करती हैं। ये कान से रिलेटेड होती हैं और दाब नियंत्रित करती है। ठीक है, अब माउथ की बात कर लेते हैं। यहाँ ये वाला माउथ हो गया, ठीक है, ये माउथ हो गया। ये जिह्वा, जो यहाँ पे अपर प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ये जिह्वा है, जीभ बोल सकते हैं। अब जो ओपनिंग होएगी, खाना माना कि यहाँ से खाना चला, मैं इसको ये ब्लू पेन से बना रहा हूँ। खाना आपने खाना लिया यहाँ से मुख के द्वारा, अब खाना यहाँ से होता हुआ इस ईसोफेगस या ग्रसिका में अंदर जाएगा। ठीक है, और ग्रसिका के अपर भाग को गुलेट बोल रहे हैं, इसके जो ओपनिंग भाग है उसको गुलेट बोलते हैं, और ये ग्रसिका हो गई। ठीक है, लेकिन साथ ही यहाँ पर बात करते हैं वायु की। जो नासा छिद्रों से आप वायु ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, वो उसका पाथवे क्या होएगा। तो उसके पाथवे की बात करें तो ये यहाँ पे नाक वाला आउटर ओपनिंग है, यहां से वायु घुसेगी। ये तो हो गया भोजन, और वायु यहां से ये नेजल चेंबर से घुसी, नासा छिद्र से घुसी, और ये यहाँ से ऐसे होते हुए इन दोनों की क्रॉसिंग होती है और ये आगे श्वास नली में। तो थोड़ा सा जटिल हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नासा चेंबर है, जो नाक वाला चेंबर है ऊपर है, माउथ वाला चेंबर नीचे, लेकिन नाक वाला चेंबर वाला पीछे से खुल के आगे की तरफ आता है, ट्रेकिया में खुलता है, श्वास नली में। तो देखो ये रेड वाली लाइन को देखना, ये यहाँ से चली, ये पीछे अंदर वाले नासा चेंबर से होते हुए, छेद से होते हुए डायरेक्ट श्वास नली में आ रही है, और ये भोजन और दोनों की क्रॉसिंग हो रही है ग्रसनी के यहाँ पर। तो ये कॉमन पाथवे होता है ग्रसनी, भोजन और वायु के लिए। पीछे वाली कौन है, ग्रसिका, आगे वाली श्वास नली। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। साथ ही श्वास नली में खाना नहीं घुसे, उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, ये जो ब्लैक वाला प्रोजेक्शन खड़ा हुआ है, ब्लैक वाला, ये कहलाता है एपिग्लोटिस। तब खाना निगलते हैं तब यह श्वास नली को ढक लेता है ताकि खाना उसमें नहीं घुसे। तो ये यहाँ का फीचर रहते हैं। अब बात करते हैं जिह्वा की। जिह्वा एक मांसल स्ट्रक्चर है, चपटी स्ट्रक्चर है, मांसल है, चपटी है, और आगे से फ्री होती है, वो पीछे से हायोइड बोन से कनेक्ट होती है, या हायोइड बोन से आर्टिकुलेट होती हैं, या बोल सकते हैं हायोइड बोन के साथ लगी होती हैं जिह्वा। और गतिशील होती है, आगे वाला हिस्सा पूरा गतिशील होता है, लेकिन पीछे वाला मूवमेंट नहीं करता, वो आर्टिकुलेट है हायोइड बोन से। जो हायोइड बोन है वो एक यहाँ पर फ्री बोन है जो किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती है। बॉडी में एक ऐसी बोन है, ये हायोइड बोन, जो किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती, फ्री पाई जाती हैं। तो पश्च भाग हायोइड बोन से फिक्स है, अग्रभाग फ्री है, मांसल है, गतिशील है और चपटी होती हैं। ठीक है, अगर इसमें जो स्वाद वाले पेपिला है या अंकुर हैं उनकी बात करें तो जो आगे फ्रंट पे लगे हुए रहते हैं अग्रभाग में, बिल्कुल वो कवक रूपी अंकुर बोलते हैं और मीठे का ज्ञान करवाते हैं।
और जो पूरी जुबान पे लगे हैं, पूरी सरफेस पे लगे हुए हैं, उनको सूत्राकार पेपिला या सूत्राकार अंकुर बोलते हैं, जो स्वादहीन होते हैं, स्वाद का ज्ञान नहीं करवाते हैं। साथ ही पीछे वाले पश्च भाग में 8 से 12 स्फेरिकल शेप अंकुर पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप अंकुर पाए जाते हैं जो कि कड़वे का ज्ञान करवाते हैं। और यहाँ पर साइड में ये पर्णाकार नजर आ रहे हैं, पर्णिल अंकुर, जो खट्टे व नमकीन का ज्ञान करवाते हैं। तो ये तो बात होगी जिह्वा की या जीभ की। अब बात करते हैं दांत की। दांत का जो शिखर भाग है, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आता है, ये इनेमल कहलाता है। दांत के 3 रीजन होते हैं, शिखर भाग, गर्दन, नेक भाग और जड़ भाग या रूट भाग। तो जो शिखर वाला भाग है जो नजर आ रहा है बाहर, वो इनेमल कहलाता है। इसके बाद आता है नेक वाला रीजन जो कि मसूड़ों से ढका हुआ है। उसके बाद मसूड़ों के अंदर गर्त में लगा हुआ भाग जड़े कहलाता है, जिसमें डेंटिन और सीमेंट पाया जाता है। सीमेंट और डेंटिन उपस्थित होता है, ठीक है, जड़ वाले भाग में। तो ये तो इसकी पोजीशन हुई। साथ ही अगर बात करें मनुष्य में दांत की क्या क्या स्थिति, कितने दांत होते हैं, तो दांत होते हैं हमारे अंदर 32, लेकिन 32 एक साथ नहीं आते हैं, ये वयस्क अवस्था के साथ प्रेजेंट होते हैं 32। तो देखते हैं इनमें पोजीशन कि किन किन भागों में बांटा गया है दांतों को। एक तो दांतों में अरेंजमेंट के बेसिस पे बांटा गया है कि वो किस हिसाब से लगे हुए हैं। तो गर्त दंती होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है, प्लूरोडोंट, थिकोडोंट, तो ऐसे इसमें गर्त दंती थिकोडोंट होते हैं, ठीक है। थिकोडोंट मीन्स जो जबड़े के अंदर लगे हुए हैं, जो बोन है उसमें लगे हुए हैं इस टाइप से, ये बोन है और ये दांत है, तो ये ऐसे थिकोडोंट, गर्त दंती, गर्त में लगे हुए हैं। एक होता है दांत के ओरिजिन के बेसिस पे कि वो कितनी बार आते हैं लाइफ में, तो द्विबार दंती होते हैं, मिल्क टीथ 20 द्विबार दंती, और एक बार दंती होते हैं स्थायी दांत 12। अब ये 20 और 12 कौन कौन से हैं अभी इस डायग्राम में समझेंगे। तो द्विबार दंती कितने होते हैं नंबर में 20, जो 2 बार आते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ स्थायी दांत भी होते हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, वो होते हैं 12, ठीक है। अब है कि विषम दंती, इनके कार्य और संरचना के बेसिस पे भी इनको बांटा गया है। तो विषम दंती और समदंती होते हैं, जैसे मछलियों में समदंती होते हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमन के अंदर विषम दंती है, ठीक है। संरचना अलग अलग है, कार्य भी अलग अलग है। क्या संरचनाएं क्या कार्य हैं, 4 भागों में बांटे गए हैं। कृदनक या इंसीजर, कैंची के समान बोल सकते हैं, कृदनक, रदनक या कैनाइन, इनके इंडिकेशन ये है आई, सी, पी, एम और एम। तो कृदनक, इंसीजर, रदनक, कैनाइन और अग्र चवर्णक पीएम, और चवर्णक मतलब मोलर, ठीक है, और प्रीमोलर। अब कृदनक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, इनके बेसिस पे ही इनके फॉर्मूले दिए गए हैं। पहले इनके कार्य देख लेते हैं कि कृदनक के कार्य क्या है, काटना और कुतरना, रदनक के चीरना फाड़ना, और अग्र चवर्णक के चबाना और पीसना, ठीक है, ये भाग होते हैं। चवर्ण के भी यही सेम भाग होते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं इसका कि 2102/2102 ये होता है बच्चों के अंदर फॉर्मूला, ठीक है, और ये होता है 17 वर्ष के किशोर के अंदर फॉर्मूला, 17 वर्ष के किशोर के अंदर फॉर्मूला 2122/2122, और 2123/2123 होता है एक वयस्क व्यक्ति के 25 साल वाले व्यक्ति के अंदर 2123/2123। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी हम समझेंगे। पहले हम बक्कल कैविटी में उपस्थित दांतों की पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए ये माउथ है जो ऐसे खुला हुआ है, ये वाला डायग्राम एक माउथ है जिसमें दांत लगे हुए हैं, ये ऐसे खुला हुआ है, या अपर सरफेस पे दांत लगे हुए हैं या लोअर सरफेस पे दांत लगे हुए हैं, लेकिन समझने के लिए सिर्फ अपर सरफेस पे दांत बनाए हुए हैं। अब मैं इसको एक ऐसे डिवाइडेशन कर देता हूं। यहां पर दांतों को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला सेट करते हैं वयस्क व्यक्ति वाला, ठीक है। तो 2123/2123 मतलब 2, इसमें ये जो पोजिशन है ये फर्स्ट 2 बता रहा है इंसीजर को, फिर उसके बाद ये 1 वाला बता रहा है कनाइन को, और फिर ये सेकंड वाला प्रीमोलर, और आखिरी जो 3 है वो मोलर को बता रहा है। मतलब मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ आई, सी, पी, एम और एम, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, उनकी संख्या को बता रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कौन है इंसीजर और कनाइन। ये फर्स्ट 2 जो टीथ हैं, 2 दांत हैं, ये हैं इंसीजर, क्या हो गई ये इंसीजर। कृदनक फॉर्मूले में कितना है 2, इनकी संख्या 2। अब उसके बाद है सिंगल एक, जो क्या है रदनक, जिसको क्या बोल रहे हैं हम कनाइन, रदनक, और उसके बाद ये 2, ये क्या हो गए प्रीमोलर,
इनको बोलते हैं प्री मोलर, इनका कोड ये हो गया। और उसके बाद 3 टीथ जो हैं वो मोलर हैं, क्या चवर्णक हैं। तो ये पोजीशन रहती है। ठीक यही पोजीशन इस साइड भी रहती है। तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दुगने हो जाएंगे। ठीक ये पूरी पोजीशन नीचे अरेंज रहती है इस प्रकार, उस बेसिस पे फॉर्मूला दिया गया है। अब ये 2123 अपॉन 2123 जो है वो ICPM और M के बेसिस पे दिया गया है। तो ये एक साइड के अपर साइड के दिखा रहा है, ये सिर्फ अपर साइड में भी हाफ वाले दांत दिखा रहा है, अपर साइड में भी हाफ। ये जो फॉर्मूला है इसका जो ऊपर वाली संख्या है ये अपर साइड में भी हाफ संख्या बता रहा है, और ये लोअर वाला है ये लोअर साइड की हाफ संख्या बता रहा है। तो अब हम इसको ऐसे 2 से इंटू करते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं हम 32। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, फिर इंटू करेंगे। जैसे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इन सबको जोड़ने पे 2 1 2 3 8 आ रहा है, और इन सबको भी जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 8 16, और 16 ऊपर और 16 ही नीचे, तो कितने हो जाएंगे 32। तो इस प्रकार ये यहाँ पे मैथमेटिक नहीं लगती है, बस फॉर्मूला को ये यहाँ पे अरेंजमेंट को शो करने के लिए इस प्रकार सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ मैथमेटिक नहीं लगती है कोई। बच्चों में अगर हम बात करें तो 2102 अपन 2102 मतलब 00 है। 00 कौन है, प्रीमोलर, मतलब अग्र चवर्णक उनमें नहीं बने, साथ ही उसमें एक आखिरी चवर्णक भी नहीं बना। तो जो अग्र चवर्णक होते हैं प्रीमोलर, संख्या कितनी 2, और आखिरी चवर्णक थर्ड मोलर वो भी उनमें नहीं बना। ये दोनों प्रकार के दांत, 2 तो कौन से हो गए प्रीमोलर, और आखिरी मोलर, मतलब 2 तो अग्र चवर्णक और एक आखिरी चवर्णक, ये जीवन में एक ही बार आते हैं। इनकी संख्या होती है 12, लेकिन 2 तो ये हो गए कृदनक और एक रदनक, और साथ ही पीछे के फर्स्ट और सेकंड नंबर का चवर्णक, ये लाइफ में 2 बार आते हैं। और जो आखिरी नंबर का थर्ड नंबर का चवर्णक है उसको अक्कलडाड़ भी बोलते हैं, विजडन टीथ या अक्कलडाड़। तो ये फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। ये दांतों की पोजीशन किस किस टाइप के हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इस जगह से क्वेश्चन बन सकता है। कृदनक दांतों का वर्ग पूछा जा सकता है, द्विबार दंती की संख्या पूछी जा सकती है, स्थायी दांत की संख्या पूछी जा सकती है। मैमल्स में सबसे अधिक दांत जो है हॉर्स में, इनमें 44 पाए जाते हैं, पिग में 44 पाए जाते हैं। सबसे लंबे दांत हाथी में पाए जाते हैं, और कछुए और पक्षियों में दांत एब्सेंट होते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर टंग से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने बात कर ली माउथ की, कि माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिह्वा प्रेजेंट होती है, दोनों स्ट्रक्चर पे बात हो चुकी है। अब माउथ में उपस्थित बक्कल कैविटी के आसपास उपस्थित ग्रंथियों की बात करते हैं। तो 3 टाइप की 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं वहां पर। कर्णमूल ग्रंथि, जिसको पैराटिड ग्लैंड भी बोलते हैं, ये वाली कान के जस्ट पास में आती है। ये मम्प्स जो डिजीज होता है, वायरस जनित रोग, गल फड़े, वो इस ग्रंथि में सूजन की वजह से होता है। तो कर्णमूल पैराटिड ग्रंथि। सेकंड होगी अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जिह्वा के जस्ट ये वाली होती है अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड। और थर्ड है अधोहनु, हनु मतलब ये दाढ़ी थोड़ी, हनु। तो अधोहनु सब मैंडिबुलर या मैक्सिलर ग्लैंड, जो कि यहाँ दाढ़ी के यहाँ पे, हनु के यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है। अब सिक्रेशन, लार का सिक्रेशन करती है दिन में 1.5 लीटर या 1500 ml लार का सिक्रेशन करती है रोजाना। पीएच इसकी 6.8 होती है, मतलब अम्ली, स्लाइटली अम्ली होती है। और 99.5% इसमें जल प्रेजेंट होता है, और 0.5% ये म्यूकस का स्त्रवण करती है। अब म्यूकस का जो सिक्रेशन करती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों क्या है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया को किल करता है। और टाइलिन एंजाइम यहाँ से पहला पाचन स्टार्ट करता है, पाचन जो है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। साथ ही अगर आयंस की बात करें तो Na, K और Cl और HCO3- आयन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके कंपोजिशन की, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। और 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं, इनका मिक्स का सिक्रेशन हम लार बोल रहे हैं, जो कि 1.5 लीटर रोजाना सिक्रेट होता है। अब बात करते हैं, माउथ की बात हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। अब है ग्रसनी। ग्रसनी एक कॉमन पैसेज होती है, एक कॉमन मार्ग होता है
फूड के लिए और वायु के लिए, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो एक कॉमन मार्ग प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही है ग्रसिका। ग्रसिका में ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं और यह एक लंबी नली होती है, और साथ ही सबसे ज़्यादा लंबी ग्रसिका किसमें पाई जाती है? जिराफ में। तो ये बात होगी ग्रसिका की। इसमें पैरासिटिक मूवमेंट पाए जाते हैं, क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं जिससे फूड नीचे बढ़ता जाता है। तो ये ग्रसिका की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं आमाशय की। आमाशय इस आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ग्लैंडुलर भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं कि भोजन का अस्थायी संग्रह किया जाता है यहाँ पर 3 से 4 घंटे। दूसरी बात, आकृति इसकी जे शेप होती है और 3 भागों में विभाजित होता है। ये वाला भाग, ये ऊपर वाला ऊपरी भाग कार्डियक भाग कहलाता है। कार्डियक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हार्ट के पास लगा हुआ है, तो कार्डियक भाग। ये बीच वाला मिडल भाग फंडिक भाग कहलाता है, और ये वाला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है क्योंकि ये इधर इंटेस्टाइन से लगा हुआ है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है इसको, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। अब 2 कपाट पाए जाते हैं। एक कपाट तो यहाँ पाया जाता है जो भोजन के मूवमेंट को संतुलित रखता है, ठीक है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है भोजन के, जो ऊपर से भोजन आ रहा है। तो एक कपाट तो यहाँ पाया जाता है जिस कपाट का नेम है कार्डियक कपाट। दूसरा कपाट पाया जाता है यहाँ पर जो इंटेस्टाइन में भोजन मूव करता है 3 से 4 घंटे में, उसको कंट्रोल रखता है। तो दूसरा कपाट हो गया पाइलोरिक कपाट। कार्डियक भाग की तरफ कार्डियक कपाट, पाइलोरिक भाग की तरफ पाइलोरिक कपाट। एक कपाट तो यहाँ पे ये रेड, और एक कपाट ये यहाँ पर ये रेड वाला, ठीक है। तो ये 2 कपाट पाए जाते हैं। आमाशय जठर रस का सिक्रेशन करता है और उस जठर रस का पीएच होता है 1 से 1.5। साथ ही इसमें HCl की मात्रा पाई जाती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। और 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और एमाइलेज। पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है, और एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड है। साथ ही श्लेष्मा भी सिक्रेट किया जाता है। अब सेल्स देख रहे हैं यहाँ पर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं आमाशय के अंदर। फर्स्ट सेल है श्लेष्मा सेल जो कि म्यूकस श्लेष्मा का सिक्रेट करेगी। साथ ही जो दूसरी सेल्स है जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स, ये एंजाइम सिक्रेट करेगी। एंजाइम कौन से? पेप्सिन, रेनिन और एमाइलेज, ये एंजाइम सिक्रेट करेगी। तीसरे टाइप की सेल्स है ऑब्जेक्टिंग सेल, ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl का सिक्रेशन करेगी। तो ये बात हो चुकी है हमारी माउथ की, ग्रसनी की, ग्रसिका की और स्टमक की। अगर इस इंटेस्टाइन या बोले आहार नाल की अनुप्रस्थ काट लेवें, इंटेस्टाइन की अगर अनुप्रस्थ काट लेवें या आहार नाल की अनुप्रस्थ काट लेवें हम, अनुप्रस्थ काट से मतलब है ये जैसे ये है। अब इसका हम ऐसे सेक्शन लेते हैं, तो एक सेक्शन जैसे हम खीरा काटते हैं तो खीरे की एक स्लाइड को ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, सेक्शनल व्यू ऑफ आहार नाल। अब इसमें जो सबसे इंटरनल है ब्लू कलर की वो म्यूकोसा है, उसके बाद जो ब्लैक कलर की है वो सब म्यूकोसा है, और जो ग्रीन कलर की है वो मस्कुलरिस है, और सबसे आउटर सीरोसा है। जो म्यूकोसा है उसके अंदर जो ये है ये ल्यूमेन कहलाती है, ये ल्यूमेन है, यहाँ से फूड होके गुजरता है, उसके बाद म्यूकोसा आती है। सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक और नर्व्स कंटेन करती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रही है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडिनल मतलब आहार नाल के लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाई जाती हैं, और सर्कुलर मसल पाई जाती है सर्कुलर शेप में। तो 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। देन आती है सबसे आउटर सीरोसा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लीवर और पेनक्रियास, यकृत और अग्नाशय। साथ ही एक बात और करना चाहते हैं यहाँ पे कि जहां पर ये जो ब्लैक वाली स्ट्रक्चर है ये है डायाफ्राम, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती है। कौन सी स्ट्रक्चर? ये ब्लैक वाली जो लीवर और स्टमक के ऊपर है, रेस्पिरेशन में मदद करती है। साथ ही इस डायाफ्राम के अंदर एक छेद पाया जाता है, जिस छेद से होकर ये ग्रसिका आती है, इसोफेगस उस छेद से होकर आती है, और उस छेद को बोलते हैं हाइटस, ठीक है। तो ये बात हो गई। स्टमक की बात हम कर चुके थे, स्टमक तक हम पहुंच गए। आगे बात बढ़ाते हैं अपनी, यकृत और पेनक्रियास की बात कर रहे हैं हम। यकृत की बात करते हैं, सबसे पहले तो मिश्रित ग्रंथि है, मतलब एंडोक्राइन वर्क भी करती है और एक्सोक्राइन वर्क भी करती है, ठीक है। जैव रासायनिक फैक्ट्री बोलते हैं, इसमें बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती है। तो जैव रासायनिक फैक्ट्री बोलते हैं, 1.5 किलो इसका वजन होता है, 1.5 kg इसका वजन होता है, और राइट साइड पे प्रेजेंट होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में। राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड पे प्रेजेंट होती हैं। कलर इसका लाल चॉकलेटी होता है या रेडिश ब्राउन होता है।
ग्लिसन कैप्सूल से आवृत होता है। मतलब जो ये यकृत है ये ग्लिसन कैप्सूल से आवृत है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, बाइल जूस का निर्माण करता है। यहाँ पर बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? इस यकृत के अंदर। लेकिन उस बाइल जूस का सिंथेसिस तो कहाँ हो रहा है, निर्माण कहाँ हो रहा है उसका? यकृत के अंदर। लेकिन उसका स्टोरेज इस पित्ताशय में होता है। वो बाइल जूस बना बना के पित्ताशय में भेज दिया जाता है। तो बाइल जूस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन उसका सिक्रेशन पित्ताशय से होता है। पित्ताशय में उसका स्टोरेज होता है। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ होता है? यकृत में। तो बाइल जूस निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता है। यकृत में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। यहाँ बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, बाइल लवण प्रेजेंट होते हैं, बिलिरुबिन, बिलुवर्डिन, ये लवण प्रेजेंट होते हैं, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यूरिया निर्माण, ऑर्निथिन चक्र चलता है, एक साइकिल चलती है, एक प्रोसेस चलता है जिसमें यूरिया का निर्माण होता रहता है। और यूरिया हमारा एक एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। इस यूरिया को फिर ब्लड में मिक्स करके किडनी में छान लिया जाता है। ठीक है, हिपेरिन का निर्माण होता है यहाँ पर। साथ ही निराविषीकरण होता है, मतलब जो विष वाली चीजें होती है उनको निराविष कर दिया जाता है, मतलब उनका विष वाला कैरेक्टर खत्म कर दिया जाता है। तो निराविषीकरण होता है। भ्रूणी स्टेज में यहाँ पर रक्त निर्माण होता है। जो भ्रूण स्टेज होती है उसमें यहाँ पर रक्त निर्माण होता है। स्टोरेज में ये जो भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनका यह स्टोरेज कर लेता है। विटामिन ए, डी, ई, के, इनका यहाँ पर स्टोरेज होता है। विटामिन B12 का भी स्टोरेज होता है साथ ही। और ग्लाइकोजन, फैट और मिनरल्स, इनका यहाँ पर स्टोरेज होता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। और किन किन का होता है मेटाबॉलिज्म? जैसे ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस चलती है यहाँ पर। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरी प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। इसी प्रकार ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का नया निर्माण बिना ग्लूकोज का उपयोग किए। तो ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का नया निर्माण, लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं, लैक्टिक एसिड और इनका यूज करके। ठीक है, तो ऐसे इसका निर्माण होता है। ग्लूकोनियो, तो 4 टर्म हो गए यहाँ पे ध्यान रखने योग्य। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वर्क करते हैं आरबीसी भक्षण का। जो भी आरबीसी डेड हो जाती हैं उनका फेगोसाइटोसिस कर लिया जाता है। कौन सी सेल्स के द्वारा? यकृत की कूपर सेल्स के द्वारा। यकृत में कूपर सेल्स प्रेजेंट होती है, वो आरबीसी का भक्षण कर लेती हैं। तो यकृत की तो जितनी बात होए वही कम है, क्योंकि यकृत बहुत सारे वर्क करता है। तो ये मेन वर्क है जो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें, यकृत की बात हो गई, अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय में देखो ये भी एक मिश्रित ग्रंथि है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों वर्क करती हैं। 1% एंडोक्राइन है इसका हिस्सा और 99% इसका हिस्सा एक्सोक्राइन वर्क करता है। इसमें 2 टाइप की सेल्स है, जैसे लेंगरहैंस की दीपिकाएं और असिनी प्रेजेंट होती हैं। सेल्स के ग्रुप हैं ये। लेंगरहैंस की दीपिकाएं, ये लेंगरहैंस की दीपिकाएं जैसे ये प्रेजेंट है, लेंगरहैंस की दीपिकाएं, और असिनी इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब लेंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 टाइप की सेल्स है, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन का निर्माण करती है और सिक्रेशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन का और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का। ठीक है, असिनी की बात करें तो अग्नाशयी रस का स्त्रवण करती है 1 से 1.5 लीटर पर डे और पीएच 7.5 से 8.3 होती है इसकी, और 99% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। एंजाइम की अगर बात करें तो एसिटोकोलाइन एंजाइम और कोलोसिस्टोकाइनेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर अग्नाशय और लीवर की। साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है पित्ताशय, जिसकी बात कर चुके हैं कि यह पित्त का स्टोरेज करता है। तो ये बात हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ डक्ट्स नजर आ रही है, जो ये ऊपर से 2 डक्ट चल रही है, जो लीवर के लेफ्ट एंड राइट लोब, 2 लोब होते हैं लीवर के, ये नजर आ रहे हैं 2 लोब होते हैं। तो दोनों लोब से 2 डक्ट निकलती हैं, हिपेटिक डक्ट। ठीक है, उनका नाम है हिपेटिक डक्ट। और एक है सिस्टिक डक्ट जो पित्ताशय से निकलती है। तो पित्ताशय से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट,
और लीवर से निकलने वाली डक्ट हिपेटिक डक्ट। जब दोनों एक साथ ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जब दोनों डक्ट एक साथ मिल जाती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, जो कि इधर आ रही है यहाँ पेनक्रियास की तरफ, कॉमन बाइल डक्ट। और जब कॉमन बाइल डक्ट और अग्नाशय की डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो आ रही है वो और अग्नाशय की डक्ट दोनों मिल जाती हैं तो उनको बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब कौन सी वाली? जब ये दोनों मिल चुकी हैं तो ये वाली हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये खुलती है डुडेनम में। डुडेनम कौन? इस छोटी आंत का पहला वाला हिस्सा, ये डुडेनम। और ये छोटी आंत कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। ये वाला डुडेनम, फिर ये मध्यांत, फिर क्षुद्रांत। मतलब ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। साथ ही यह सबसे लंबी होती है, ठीक है, व्यास इसका कम होता है। और जो डुडेनम है ग्रहणी वो 25 सेंटीमीटर होती हैं, और जो मध्यांतर है वो 1 मीटर और क्षुद्रांत 2 मीटर। ये इसका रहता है कि लंबाई कितनी रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है अपेंडिक्स, ये एक अतिवृत्ति निकली हुई, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये इस अपेंडिक्स की साइज अगर बढ़ जाए तो ये पेट दर्द करता है, फिर ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को हटाया जाता है। तो ये पहला हिस्सा होता है यहाँ पर किसका? बड़ी आंत का। इस सिस्टम में पाए जाने वाले सभी स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन कर लिया है, सभी ऑर्गन का हमने देख लिया है कि उनमें कौन सी सेल पाई जा रही है, क्या क्या वो वर्क करते हैं। अब उनसे सीक्रेट होने वाले एंजाइम और उनमें क्या क्या प्रोसेस चलता है फूड के पाचन का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पाचन। पाचन सबसे पहले मुख में होता है, स्टार्ट हो जाता है शुरू, और 30% स्टार्च का पाचन मुख में कर लिया जाता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा, ठीक है। माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, या डाइसेकेराइट में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पर? मुख के अंदर। किसका सिक्रेशन? सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन। और एंजाइम कौन सा? टाइलिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रसिका में। ग्रसिका में कुछ पाचन नहीं होता, बस ये बोलस बना दिया जाता है। यहाँ पर फूड के बोलस बोलते हैं उसको, जो लार से मिश्रित फूड आता है उसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस को आगे मूवमेंट कराने में मदद करती है। जब फूड आमाशय में पहुँचता है तो यहाँ पर उसका क्या पाचन होता है? तो ये देख रहे हैं हम आमाशय में पाचन कि फूड में प्रेजेंट, जब छोटे बच्चे मिल्क पीते हैं तो उनके मिल्क में केसिन प्रेजेंट होता है। उस केसिन का पाचन होता है यहाँ पर केसिन रेनिन एंजाइम के द्वारा कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही प्रोटीन जो होती है वो पेप्सिन के द्वारा प्रोटियोज, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दी जाती है, या बोल सकते हैं दीर्घ पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटीन को। फैट का 1%, बहुत ही कम क्वांटिटी में 1% फैट का यहाँ पर डाइजेशन किया जाता है आमाशयी लाइपेज के द्वारा, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिया जाता है। तो ये तो रही स्टमक की बात। अब छोटी आंत की बात। छोटी आंत में वर्क करते हैं आंतरीय रस, अग्नाशयी रस और बाइल। 3 चीजें वर्क करती है एक साथ भोजन के ऊपर। जो बाइल है उसका क्या यूज है? HCl को उदासीनीकरण करता है, क्योंकि जो स्टमक के अंदर HCl सिक्रेशन हो रहा है, अगर वो ज्यादा होता रहेगा तो यहाँ की सेल्स को नुकसान कर सकता है। तो जो एसिडिक फूड आया है उसको उदासीन करता है ये कौन? बाइल। और HCl का उदासीनीकरण फैट का इमल्सीकरण स्टार्ट करवाता है, और लाइपेज एक्टिवेशन करता है, लाइपेज को एक्टिव करता है ये। तो ये वर्क होते हैं बाइल के। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करें, सी कार्बोहाइड्रेट को बता रहा है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करें तो स्टार्च का पाचन होता है माल्टोज के अंदर, किसके द्वारा? अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा। जो अग्नाशयी से सिक्रेट होता है एमाइलेज, उसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज के 2 अणु देता है, और सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक है। और लेक्टेज एंजाइम के द्वारा, यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा? जैसे सुक्रोज का सुक्रेज कर देंगे, माल्टोज का माल्टेज कर देंगे, लेक्टोज का लेक्टेज कर देंगे। तो लेक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और गलेक्टोज में टूटता है। तो ये रहता है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन। अब बात करें हम फैट का पाचन कैसे होता है। तो फैट का पाचन होता है दीर्घ पेप्टाइड को लघु पेप्टाइड में तोड़ा जाता है, एमिनो एसिड बनाया जाता है, किसके द्वारा? कार्बोक्सी पेप्टाइड के द्वारा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के द्वारा, ठीक है। डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड बनाया जाता है, और ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज के द्वारा डाइग्लिसराइड में चेंज किया जाता है। किसके द्वारा? ट्राइग्लिसराइड,
ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज एंजाइम के द्वारा डाइग्लिसराइड में चेंज किया जाता है। डाइग्लिसराइड है यहाँ पर, ठीक है। फिर इस डाइग्लिसराइड को लाइपेज के द्वारा मोनोग्लिसराइड में चेंज किया जाता है, तो ट्राई को डाई में, डाई को मोनो में, ठीक है। अब फिर इस मोनोग्लिसराइड का लाइपेज की उपस्थिति में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है, तो ये फ्यूचर रहता है यहाँ पर फैट का। फिर इसको लेक्टियल जो होती है इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन वाली जो नली है वो लेक्टियल है, वो फैट का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है इसका। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियेज के द्वारा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेज के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियोटाइड फिर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा। न्यूक्लियोटाइड के नेम से ही उसका एंजाइम का नेम है न्यूक्लियोटाइडेज, जिसके पीछे एज लगता है वो एंजाइम होते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज बना लिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। अब बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण डाइजेशन नहीं होता है, बस यहाँ पर ई कोलाई के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है किसका? विटामिन का, विटामिन B1, B2, B12 एंड विटामिन के, और यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हो गया पाचन की प्रोसेस। अब पाचन कर लिया गया है फूड का पाचन हो गया है मुंह के अंदर, आमाशय के अंदर, छोटी आंत के अंदर। अब पाचन तो हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन, कि जो फूड का पाचन हो चुका है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए और हर एक सेल तक वितरित कर दिया जाए, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। अब बात कर रहे हैं अवशोषण की। जो भोजन का पाचन हो चुका है, जिस भोजन का पाचन हो चुका है, अब उसका अवशोषण करना है, तो अवशोषण कहाँ कहाँ पर होता है? मुख के अंदर कुछ औषधियों का अवशोषण होता है, जो ड्रग्स लेते हैं हम, दवाइयाँ लेते हैं, जो भी खांसी की दवाइयाँ ले रहे हैं, इन सब का मुख की म्यूकोसा के यहीं पे अवशोषण कर लिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। तो मुख में अवशोषण होता है औषधियों का। आमाशय में जल का होता है, सरल शर्करा का होता है, एल्कोहल का होता है, इनका होता है। छोटी आंत में अवशोषण का प्रमुख अंग छोटी आंत है, जहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण होता है। बड़ी आंत की बात करें तो जल का, कुछ मिनरल्स का और औषधियों का, यहाँ पर भी अवशोषण होता है। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। स्वांगीकरण क्या होता है? जो फूड अवशोषित हुआ है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाना, फूड का वितरण करना स्वांगीकरण कहलाता है। और बहिक्षेपण, जो डाइजेशन में अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसको शरीर से बाहर करना बहिक्षेपण कहलाता है। दूसरी बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के विकार की। पीलिया हो जाता है, मतलब बाइल का जो है फैल जाता है वह ब्लड वेसल्स में, तो पीलिया हो जाता है। वमन, उल्टी का होना, डायरिया, दस्त लग जाती हैं, और फीकल मटेरियल पतला हो जाता है, ठीक है। कब्ज, मतलब फीकल मटेरियल को एक्सक्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो कब्ज। अपच, भोजन नहीं पचता है, अपच। और है मरासमस, मतलब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ कमी हो जाए तो मरासमस, और ओनली प्रोटीन की कमी रहे किसी किशोर के अंदर या बच्चे के अंदर तो क्वाशिकोर। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पाचन तंत्र।